तो ये जो भी ज्ञानबाजी यहाँ पर लिखी हुई है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगी, बट एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये चीज़ अगर आप समझ जाते हैं, ये इसमें से काफ़ी चीज़ें आप समझ जाते हैं, तो जो हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम, थोड़ा सा टॉपिक स्पेक्ट्रम का भी है। जब आप स्पेक्ट्रम करेंगे तो उस टाइम आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। मेरी बात समझ आई? सो फॉर एग्जाम्पल अभी आप कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन सर्फेसेस, इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें आप लेंसेज करते हैं, लेंसेज के बाद का जो चैप्टर है उसमें हम स्पेक्ट्रम करते हैं। मेरी बात समझ आई बाबू? अरे जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो लाइट में ये तीन चैप्टर है। पहले रिफ्रैक्शन कराते हैं, प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन कराते हैं, फिर कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन करते हैं। कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन मतलब, देखिए रिफ्रैक्शन का ओवरऑल मतलब ये हुआ बेंडिंग ऑफ लाइट। तो पहले बेंड लाइट करते हैं प्रिज्म पे, सॉरी बेंडिंग लाइट कर देते हैं ग्लास स्लैब पे या प्रिज्म पे, क्योंकि वो प्लेन सरफेस है। फिर कर देते हैं रिफ्रैक्शन लेंस पे, क्योंकि वो कर्व्ड सरफेस है। और उसके बाद स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो आपके जो लाइट के तीन चैप्टर हैं वो ऐसे बने हुए हैं। अब ये टॉपिक जो मैं अभी कर रहा हूँ अभी, बट आपको स्पेक्ट्रम में बहुत हेल्प करेगा, यहाँ पर भी हेल्प करेगा, 2 मिनट में या 5 मिनट में समझ आ जाएगा, बट आराम से समझिए। देखिए, एक चैप्टर एनीवेज आपने पहले किया हुआ है, नहीं किया हुआ मैं छोटी सी रिवीजन करा देता हूँ। एक चैप्टर आप 8th 9th में करके आते हैं, वेव्स। ठीक है, थोड़ा बहुत वेव्स का ज्ञान तो सबको ही होता है यार, वाटर वेव्स होती हैं वो तो सबको ही पता है, ठीक है। बट थोड़ा सा टेक्निकल होता है, जैसे 9th क्लास में आपको साउंड कराई जाती है, 8th में भी कराई जाती है, बट सोए हो गए कुछ याद नहीं होगा। तो साउंड में प्रेशर वेव्स होती हैं। वो प्रेशर वेव का मतलब ये होता है कि एक टाइम, मैं बहुत ही बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा डिटेल में वेव्स का जब चैप्टर आएगा तब करेंगे। यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, ठीक है ना। तो जो साउंड आपने की क्लास 9th में और अब फिर से करेंगे, वो था एग्जांपल प्रेशर वेव का। उसी तरह लाइट भी एक वेव है। ऑफकोर्स उसमें भी थोड़ा सा डायकॉटमी है, लाइट लाइट को वेव भी माना जाता है, पार्टिकल नेचर भी मानी जाती है, वो सब जो ज्ञानबाजी है क्लास 11th में फिर से आप करेंगे। बट अभी थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि लाइट वेव है। तो अगर वेव है तो किस चीज की वेव है? वो वेव है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। अब ये फोटो दिखा भी दी जाती है, ये फोटो दिखा भी, मैं आपको दिखा दूंगा, मुझे भी ये दिखाई गई है, दिख रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। बट इसका मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ऐसे बता दिया जाता है कि सर लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स है। और जो लाइट चल रही है, जो लाइट चल रही है, इसमें जो चीज हमें समझनी है वो ये समझनी है कि लाइट जो चल रही है उसमें, जब लाइट चलती है ये बाजू, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स उसकी लाइन ऑफ डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट ये बाजू चल रही है, ये सीधे चल रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो ऐसे ऐसे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो ऐसे ऐसे। भाई से बांग समझ आया? भाई से भी बात क्या चल रही है बताइए जरा फटाफट। तो बात हम ये कर रहे हैं कि जो साउंड में ऑसिलेशन होती है वो होती है प्रेशर की। प्रेशर ऊपर नीचे आगे पीछे होता है, ठीक है। और लाइट में जो ऑसिलेट होता है वो क्या ऑसिलेट होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत ये है कि लाइट का डुअल नेचर होता है, दो नेचर होते हैं। तो एक थियरी के हिसाब से मान लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होते हैं, ठीक है। ये पुरानी थियरी है। जो नई थ्योरी है, जो मिस्टर आइंस्टाइन 1900 में लेके आए, 1900 के बाद 1910 1915 में लेके आए, वेव्स में कुछ ना कुछ तो ऑसिलेट हो रहा होगा। जैसे साउंड में प्रेशर वेव ऑसिलेट हो रही है, प्रेशर ऑसिलेट हो रहा है, इसी तरह बोल दिया जाता है कि लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट हो रहे हैं। सिमांग बाबू कोई डाउट? ठीक है। और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि लाइट की दो थियरीज हैं, कि एक जो है थियरी चलती है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे चल जाता है, और दूसरा जो है उसमें ये माना जाता है कि जो लाइट में जो लाइट है वो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। फोटोन क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं और छोड़िए, मतलब जो भी होता है उसको मैं ज्यादा टच नहीं कर रहा, बट मैं फोटोन यहाँ पर लिखे क्यों, उसका भी एक रीजन है, वो भी अभी 2 मिनट में समझा देता हूँ, नहीं तो मैं इसको भी छेड़ता ना। यहाँ तो कोई डाउट है? ओके। अब वेव में एक जो फंडामेंटल रिलेशन है, आप चाहे साउंड वेव ले लीजिए चाहे लाइट वेव ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, ठीक है। जो फंडामेंटल रिलेशन है वो क्या है शिवांग बाबू, बोलिए जरा फॉर्मूला। V इज इक्वल टू एफ लेमडा, जिसमें V क्या है बाबू? शाबाश, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब वेवलेंथ, विनीत बाबू थोड़ा सा तो याद होगा, यहां से लेके यहां तक है ये जो डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है वेवलेंथ। नहीं समझ में आया? सो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ले लीजिए, इसको भी क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। नहीं समझ में आया? या यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ले लीजिए, इसको भी क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। भाई यहां तक कोई डाउट है आपका? अच्छा, बात आ जाती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का मतलब बहुत सिंपल होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज कितनी बार हो रही है, उसकी पीरियोडिसिटी क्या है, बेसिकली उसकी पीरियोडिसिटी क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो न्यूज़पेपर है वो दिन में एक बार आता है, आप 3 बार खाना खाते हैं दिन में, ठीक है। तो मैं एक टाइम 5 चाय पी लेता था दिन में, अभी उसको रिड्यूस कर रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो किसी भी चीज की जो पीरियोडिसिटी है, वो कितनी बार कोई चीज हो रही है, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड में, और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड को एक नाम दे दिया गया हर्ट्स। हर्ट्स। सो फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन इंटू मीटर एक नाम दे दिया गया जूल। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड को एक नाम दे दिया गया हर्ट्स। यहाँ तो कोई डाउट है मेरी बाबू? अच्छा।
अब जो मैं अभी तक लाइट 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 कर रहा था उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। देखिए इशू क्या है कि चीज़ों को खोलेंगे, उसके अंदर और चीज़, और उसके अंदर और चीज़, और उसके अंदर और चीज़। तो साइंटिस्ट की जो लाइफ है वो यही है, वो एक चीज़ को समझने की कोशिश करता है, फिर दूसरा साइंटिस्ट आता है वो उसको और उसको खोलता है, फिर तीसरा आता है उसको और खोलता है। नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, क्यों खोलते हैं? इनको कुछ काम धंधा नहीं है भाई, उनको इसी में मजा आता है। मेरी बात समझ आ रहा है? एक आदमी है, अब आपके, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या तीन चीजें आप चाहते हैं, तो अब मैं 50 लोगों से पूछता हूँ कि क्या तीन चीजें आप चाहते हैं, तो सारी सेम थोड़ी होंगी, डिफरेंट होंगी। तो साइंस में इसी तरह तरक्की होती रहती है। तो मिस्टर न्यूटन ने हमें ये बताया, जो मैं लाइट लाइट कर रहा था वो लाइट, विजिबल लाइट बेसिकली, उसके 7 रंग होते हैं, VBGYOR। मेरी बात नहीं समझ आ रही? जी। तो VBGYOR, तो बोलने का तो हम लाइट 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 बोलते रहते हैं, विजिबल लाइट बोलते रहते हैं, बट उसमें हमें पता है कि 7 रंग है, VBGYOR। नहीं समझ में आया? I'm sorry, वी, हाँ जी सॉरी, VIBGYOR। थैंक यू विनीत बाबू, याद है, ठीक है। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, याद तक समझ आ गया? Okay. तो जो लाइट है, कहने को मैं लाइट बोल रहा हूँ और उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ, बट जो लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 7 सिस्टर्स। तो फंडामेंटली हमें लाइट लाइट नहीं बोलना चाहिए, हमें डिफाइन करना चाहिए कि हम किस वेव की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डिफाइन करके बोलूंगा कि मैं रेड लाइट की बात कर रहा हूँ। रेड लाइट में उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, उसी तरह ग्रीन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, उसी तरह येलो की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, उसी तरह वॉयलेट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। विनीत बाबू नहीं समझ में आया? नाइस। तो विनीत बाबू आप समझ समझ पा रहे हैं कि लाइट में 7 अगर कलर्स हैं, तो 7 कलर्स की हर किसी की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। ये बात आपको समझ आ गई? अब मुद्दे की बात पे आइए। हर किसी की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, और हर किसी की अपनी अपना लैम्डा है। मेरी बात ही समझ आई? सो फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। सो फॉर एग्जाम्पल, इसका अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, इसका अपना कोई लैम्डा होगा। वो ग्रीन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग होगी, और ग्रीन का जो लैम्डा होगा वो अलग होगा। नहीं समझ में आया? बट मजे की बात यह है कि सबकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? सेम। मेरी बात नहीं समझ आई? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट, अगर, जी, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा सेम। और वो जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो यूजुअली हम लेते हैं 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है ये एग्जैक्ट नहीं है, बट ठीक है, जैसे हम पाई को 3.14 लिख देते हैं, पाई को 22/7 लिख देते हैं। नहीं समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है? तो बाबू समझ आया? तो डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है और लैम्डा भी डिफरेंट है। बट मजे की बात है जो वेलोसिटी है वो सेम है। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, एक बात और हमें समझनी पड़ेगी, फिर से थोड़ा, काफी जो पार्ट है वो स्पेक्ट्रम का ही चल रहा है। मैं तुझे स्पेक्ट्रम का चैप्टर ही दिखा देता हूँ, एक सेकंड होल्ड कर। तो मैं आपको ये बोला था, ये जो पोर्शन है स्पेक्ट्रम एंड इट्स ब्रॉड क्लासिफिकेशन, तो इसमें ये देखिए, ये जो फॉर्मुला लिखा हुआ है C = F लैम्डा, इसमें जो C है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। नहीं समझ में? ऑफ लाइट। अब जो लाइट है, जब हम लाइट बोलते हैं तो बेसिकली हम विजिबल लाइट, जो जैसे ट्यूब लाइट से जो लाइट आ रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब जो विजिबल लाइट है वो खुद 7 कलर्स की बनी हुई है। याद तक समझ आ गया? उसमें जो वो 7 कलर्स हैं उनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज हैं, अपने अपने वेवलेंथ है। याद तक समझ आ गया? ओके। अब जो विजिबल लाइट है वो खुद से एक बड़ी फैमिली है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नहीं समझ में आया? जी। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो आप कह रहे हैं कि सर जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, और फिर आप कह रहे हैं कि जो सोलर सिस्टम है वो किसी गैलेक्सी का पार्ट है, और फिर आप बोल रहे हैं कि सर जो गैलेक्सीज हैं वो भी एक हमारे इस यूनिवर्स का पार्ट है, और फिर आपको बताया जा रहा है कि सर ऐसे बहुत यूनिवर्सेज हैं, तो मल्टीवर्सेज हैं। नहीं समझ में आया? बात समझ में? तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो विजिबल लाइट आप देखते हैं, जो विजिबल लाइट आप देखते हैं, ये जो विजिबल लाइट आप देखते हैं ये 7 कलर्स की बनी हुई है। ये जो 7 कलर्स है विजुअल, तो ये जो 7 कलर्स हैं इनमें जो वेलोसिटीज हैं, हर कलर की जो वेलोसिटी है वो सेम है। पहले जो मैं कह रहा हूँ वो सुन। विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट 7 कलर्स की बनी है, वो 7 कलर्स की जो वेव्स हैं उन सबकी वेलोसिटी सेम है, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ नहीं समझ में आया? सबकी वेलोसिटी सेम है। यस, सबकी वेलोसिटी सेम है। हाँ, सबकी वेलोसिटी सेम है। जो एफ और लैम्डा है वो तो डिफरेंट है। बट मजे की बात यह है कि जो लाइट है, जो विजिबल लाइट है, दैट इज पार्ट ऑफ अ स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें जितने भी वेव्स मुझे दिखेंगी, गामा, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इन सबकी
जो वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ ही है। नहीं समझ में आया? तो लाइट बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें सबकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ है, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है, और जो लैम्डा है वो भी डिफरेंट है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो यहां पर जब ये सी लिखा जाता है, ये जो सी है ये 3 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। मेरी बात नहीं समझ आई? पक्का? और ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तुझे दिख रही हैं, ये सब जो भागती हैं वो ऐसे ही भागती हैं, जिसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। बेसिकली एक इस प्लेन में ऑसिलेट हो रहा है, एक दूसरे प्लेन में ऑसिलेट हो रहा है, और लाइट उस पर भाग रही है। नहीं समझ में आया? यार बेसिकली ऐसा है यार कि ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो हम लाइट 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 बोलते रहते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हमारी आंखों में पड़ती है तो एक सेंसेशन होती है जिसको लाइट बोला जाता है। नहीं समझ में आया? हमारी आंखों पे, थोड़ा बात समझने की कोशिश कीजिए यार, हमारी आंखों पे तो इंफ्रारेड भी पड़ रही है, हमारी आंखों में तो ये रेडियो वेव्स भी पड़ रहे हैं, बट ये तो दिखते नहीं, क्योंकि हमारा जो आंखें हैं वो इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अब जैसे बोला जाता है स्नेक्स हैं, बोला क्या जाता है, एक्चुअल में फैक्ट है, जैसे इंफ्रारेड बाइनोक्यूलर्स होते हैं, वो इंफ्रारेड बाइनोक्यूलर्स जो होती हैं वो करती क्या है, इंफ्रारेड इमेज हम देख रहे हैं। अब ये बाइनोक्यूलर तो कैप्चर कर पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? यार मैं उसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि ये सारी जो बहनें हैं, ये सारी जो बहनें हैं, मतलब लाइट के अंदर 7 बहनें, और बाकी की ये बहनें गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सारी जो बहनें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है, और इनकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है, बट मिला के जो वेलोसिटी है वो सेम है। सो अगर बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी सिस्टर्स बैठी हुई हैं उन सबकी जो वेलोसिटीज हैं वो सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और लैम्डा डिफरेंट है। यहाँ तक बात समझ आ गया? ओके। अब बात करते हैं कि मैंने जो ये बीच में ये जो मैंने छोटा सा फॉर्मूला लिखा था E = Hf, इसका फायदा क्या है? ठीक है, जो कि क्लास 11 का फॉर्मूला था, बट मैं तुझे अभी बताना चाहता हूँ। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये लाइट की दूसरी मॉडल है, जिसमें ये बोला जाता है कि जो लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। नहीं, अब फोटोन क्या होते हैं वो नहीं मुझे पता, और ना मिस्टर आइंस्टाइन को पता है कि एक्चुअल में फोटोन क्या होता है। तो वो एटम की तरह नहीं होते। हाँ, ये बोला जाता है कि दे आर एनर्जी पैकेट्स, दे आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। हाँ, नहीं नहीं, वैसा नहीं। इट इज नॉट अ सेल, इट इज नॉट अ एटम, इट इज नॉट द स्मॉलेस्ट एटम। नहीं नहीं, वैसा नहीं है, उसकी स्टोरी अलग है। बट व्हाट इज सेड इज दैट लाइट में जो एनर्जी जा रही है वो सारी की सारी, या आप ऐसे बोलिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो एनर्जी जाती है वो मिस्टर आइंस्टाइन ने बोला कि वो जाती है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। तो अगर तू अब वापस फिर स्पेक्ट्रम में आता है, इस एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो एच एफ है, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। कुछ कांस्टेंट है जिसका नाम किसी साइंटिस्ट पे रखा हुआ है, प्लैंक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा हुआ है, और इनटू एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ आ रहा तो अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा। सो ये गामा रे का कोई फोटोन होगा जिसकी एनर्जी होगी एच एफ, उसी तरह रेडियो वेव का भी ये फोटोन होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी एच एफ डैश। मेरी बात नहीं समझ आई? वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रे एंड एफ डैश इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव। मेरी बात नहीं समझ आ रही? धीरे धीरे समझ आ जाएगा मैं किस साइड जा रहा हूँ। अब इसकी जो एनर्जी है, इसके गामा रे के जो फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो एच एफ है, और रेडियो वेव का जो फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो दी जाती है एच एफ डैश से। यहाँ तक समझ आ रहा है? फ्रीक्वेंसी दोनों की डिफरेंट है ना। अभी वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, सिर्फ एनर्जी की बात हो रही है। नहीं समझ में आ रहा? कंफ्यूज होता जा रहा है क्या? ओके, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पे एक्सरे गिरती है तो हार्मफुल है, और रेडियो वेव्स तो हमारे आसपास है ही है। जो इंफ्रारेड है वो तो, जो भी मटेरियल है हमारे आसपास, जो भी मटेरियल है उससे कंटिन्यूसली इंफ्रारेड निकलता जा रहा है। बेसिकली जो हीट है वो इंफ्रारेड से, बेसिकली हीट का जो कंसेप्ट है वो इंफ्रारेड, मतलब अगर तू अपना इंफ्रारेड बाइनोक्यूलर्स लेके इस टेबल को देखेगा तो इंफ्रारेड रेज निकल रही है। नहीं समझ में आया? ऐसे मान ले। ठीक है, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है, इसलिए एनर्जी ऑफ द फोटोन इन एन एक्सरे वुड बी फार हायर देन एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन अ रेडियो वेव। मेरी बात नहीं समझ आई? रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है, एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है, इसलिए एनर्जी ऑफ एक्सरे जो है
वो ज़्यादा है और एनर्जी ऑफ रेडियो वेव जो है वो कम है। यहाँ तक नहीं समझा? ओके। अब मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, 2 मिनट समझने की कोशिश कर। अगर सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब अगर थोड़ी भी रेशो प्रोपोर्शन आती है तो ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ये तो 3 × 10⁻8 ही रहेगा। तो इसको मैं ऐसे कांस्टेंट करके लिख देता हूँ, एफ लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन, ऐसे लिख देता हूँ, एफ इज इक्वल टू के 1 अपॉन लैम्डा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। नहीं समझ में आया? जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लैम्डा के। तो किसी भी चीज की जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उसका लैम्डा कम होता है। फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा। नहीं समझ में आया? गलत रास्ते पे आ गया क्या? नहीं आना चाहिए था? ठीक है, ओके। एक्चुअली मैं इस रास्ते पे सिर्फ इसलिए लेके आ गया कि मैं ये बताना चाहता था कि ये साइड पे जो वेवलेंथ है वो बढ़ती है, और ये साइड पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसको समझने का सबसे आसान तरीका, जो कि लंबा रास्ता है बट अगर समझ आ रहा है तो बड़ी अच्छी तरह समझ आता है, क्योंकि गामा रे का जो फोटोन है उसकी एनर्जी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है। वो जो रेडियो वेव है वो तो तेरे आसपास, मतलब रेडियो वेव तो चल ही रही है। अब क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए जो एनर्जी है वो भी बहुत कम है। नहीं समझ में आया? बट अगर रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम है तो लैम्डा जो है वो ज्यादा होगा, और लैम्डा जो गामा रे का होगा वो होगा बहुत कम। नहीं समझ में आया? तो अगर तू देख रहा है लेफ्ट से राइट जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ती है, और राइट से लेफ्ट जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। नहीं समझ में आया? लंबा रास्ता ले लिया बहुत ज्यादा, बट हाँ, मतलब उसका देख, उसका फायदा ये है कि जैसे अब ये स्पेक्ट्रम में तू जो भी ज्ञान पड़ेगा, और इसमें यही वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे ये सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा का मतलब समझ आ गया, ये समझ आ गया कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है। अच्छा, थोड़ी सी बातें हमने लास्ट टाइम की थी जो हमें, जो अभी हमने लेक्चर में डिस्कस कर ली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल ऑफ द प्रोपोर्शन। इनको मटेरियल की जरूरत नहीं होती यार, क्योंकि ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाते हैं और भागते हैं। सेकंड पॉइंट, सबकी जो मैग्नेटिक, जिसकी वैक्यूम में सबकी जो स्पीड है 3 × 10⁸ है, जितनी भी ये हैं, दे एग्जिबिट प्रॉपर्टीज और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दीज वेव्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। सिर्फ इसका मतलब समझ ले, एनीवेज वेव्स में हम ये दोबारा करेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि लाइट अगर इस साइड जा रही है तो मूवमेंट जो है वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो रही है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? मूवमेंट किसकी? जो भी ऑसिलेट कर रहा है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देख, इस केस में वो देख, प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट नजर आ रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा? और जो लाइट प्रोपगेट कर रही है वो ऐसे कर रही है। भाई डाउट है? तो शुरू कहाँ से किया था और कहाँ पर आगे, मतलब पॉइंट इज, मैं अभी उसको, जो हमने वहाँ चैप्टर शुरू किया था वो चैप्टर को भी अभी वापस लेके जाता हूँ। 2 मिनट दीजिए बस, मैं सिर्फ ये देख लूँ कि, हाँ, तो इसमें यार एक तो ये वाला फंडा समझ आ गया, ये प्रॉपर्टीज का फंडा समझ आ गया। एक चीज हमने देखी थी, हाँ, बाकी इसमें थोड़ा सा अगर क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बनता है। अब जो हमारी जो विजिबल लाइट है उसके ये बाजू है इंफ्रारेड और ये बाजू है अल्ट्रा वायलेट। नहीं समझ में आया? क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ मैं। लाइक उसके विजिबल के राइट साइड में इंफ्रारेड और लेफ्ट साइड में अल्ट्रा वायलेट। नहीं समझ में आया? तो अगर तू, जो हमारी अभी तक डिस्कशन हुई है वो समझ पाया, तो इंफ्रारेड के अगर राइट पे, अगर राइट साइड, मतलब विजिबल के राइट में अगर इंफ्रारेड है,
तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इंफ्रारेड में जो एनर्जी होती है वो कम होती है, फोटोन में एनर्जी जो होती है वो कम होती है। बट यही अगर तो लेफ्ट साइड पे देखेगा, यूवी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी। इसी वजह से जो यूवी है वो हार्मफुल होगा, इसी वजह से एक्सरे हार्मफुल होगा, इसी वजह से गामा रे जो है वो हार्मफुल होगा। नहीं समझ में आ रहा? इसी वजह से जो लेफ्ट साइड में तुझे दिख रहे हैं इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इन सब की फ्रीक्वेंसी कम है। तो अगर इसे मैं विबग्योर से कंपेयर करूं तो रेड यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? बहुत बढ़िया। तो विबग्योर जो लगता है, विबग्योर जो लगता है वो लगता है ऐसे, क्योंकि ये रेड के ये बाजू इंफ्रारेड और वॉयलेट की ये बाजू अल्ट्रा वॉयलेट। नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक। और यहीं से हम रिफ्लेक्शन पे वापस चलेंगे कि रेड की जो वेवलेंथ है वो वॉयलेट से ज्यादा होगी, बट रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो वॉयलेट से कम होगी। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? ओके। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट, मतलब जो थोड़ा सा हमें ज्योग्राफी वगैरह में हमने पढ़ा भी हुआ है, ये भी वही इनविजिबल है, ये भी इनविजिबल है ना, इंफ्रारेड दिखते हैं। अब जैसे वो स्नेक्स के बारे में बोलते हैं या कैट्स के बारे में बोलते हैं या डॉग्स के बारे में बोलते हैं, जो थर्मल सिग्नल्स ले सकते हैं। नहीं समझ में आया? जो रात को देखते हैं, भाई हम बोलते हैं ना रात को देख सकते हैं, बिकॉज वो थर्मल सिग्नल्स लेते हैं। सो हम बड़ी अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे जिसमें सोफे में कोई बंदा बैठा हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल इन कोल्डन कंट्रीज जैसे यूरोप वगैरह में, सो यू आर सिटिंग ऑन द सोफा, अब तू कहीं चला गया, सो योर डॉग विल सिट एट एग्जैक्टली वेयर यू आर सिटिंग, फॉर अ सिंपल रीजन कि सोफे का वो वाला जो पोर्शन है वो वार्म होगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो ये रिसर्च कर रहे थे कि सारा डॉगी को कैसे पता चल गया कि वो वहीं बैठा था। तो मेरी बात समझे, तू एक रूम में बैठा है सोफे पे काफी देर से, देर इज नो डॉग, अब तू चला गया, सो आई इंट्रोड्यूस अ डॉग टू दैट रूम। वो जो डॉग है वो जहां तू बैठा था सोफे पे उसी पोर्शन पे जाके बैठेगा। उसको कैसे पता? बिकॉज उसको वार्म समझ आती है। उसको वार्म कैसे समझ आती है? बिकॉज वो इंफ्रारेड देख सकता है। तो बिल्लियां जो रात को देख सकते हैं, बिल्लियां जो रात को देख सकती हैं, स्नेक्स जो देख सकते हैं, वो इसलिए देख सकते हैं बिकॉज उनकी आईज इंफ्रारेड को रिकॉग्नाइज करती है। हम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ सिर्फ जो विजिबल रेडिएशन है वो चलता है। नहीं समझ में आया? नो हीटिंग इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट, स्लाइट हीटिंग इफेक्ट, भाई समझ नहीं आ रहा? ठीक है। और फिर ये इजी है, हेल्थ हैजर्ड करते हैं भाई ये कोई इफेक्ट नहीं करते और ये भी इफेक्ट नहीं करते, बट हाई डोज में कॉल स्किन बर्न्स। नहीं समझ में आया? ये इजी है। एक और ये कई बार एज एमसीक्यू आ जाता है, यूवी जो है ये क्वार्ट्स में पास कर देता है बट ग्लास में नहीं पास करता, ये ग्लास से पास कर देता है, ये रॉक सॉल्ट से पास कर देता है बट ग्लास से पास नहीं करता। नहीं समझ में आया? कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है स्पेक्ट्रम में, इसके जवाब मुश्किल है। यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब उस अध्याय पे चलते हैं जहां से पूरी रामकथा शुरू हुई थी। तो वी इज इक्वल टू एफ लेमडा और बाकी लाइट और वो सब का पूरा तामझाम समझ आ गया, लंबी स्टोरी चली, बहुत कुछ हो गया। ठीक है। ओके। अब यहाँ आइए वापस।